हेलो बच्चों, आज हम अपनी बुक बीहाइव की पोएम पढ़ेंगे। नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, और इसके पोएट हैं जेम्स किरकप। तो आई विल एक्सप्लेन द नेम ऑफ द पोएम फर्स्ट। नो मैन आर फॉरेन का मतलब है, यहाँ पर पोएट जो हैं मिस्टर जेम्स किरकप कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं है। ठीक है, नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं है। ठीक है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड हियर। ठीक है, वो पूरा एक वसुदैव कुटुम्बकम की बात जो है, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में है कि वसुदैव कुटुम्बकम को कुछ इसी टाइप की एक बात प्रमोट करना चाहते हैं, यूनिवर्सल पीस चाहते हैं। और तो इसलिए पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी जो है विदेशी नहीं है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू रीड दिस paragraph first. After that I will recite all the stanzas. I will explain you in Hindi and I'll tell you all the poetic devices too. So we start. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि कुछ लोग स्ट्रेंज होते हैं, अजनबी से होते हैं, या फिर अदर कंट्रीज़ एज फॉरेन, कि आपने दूसरे देशों को फॉरेन सोचा है कि वो विदेश है? वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमने बहुत सारे ऐसे तरीके सोच रखे हैं जिनकी वजह से हम कुछ लोगों को अपने से डिफरेंट पाते हैं, भिन्न पाते हैं, अलग पाते हैं। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, वे किसी दूसरी कंट्री के हो सकते हैं और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या फिर दूसरी लैंग्वेज के हो सकते हैं। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ मेनी वेज इन विच वी ऑल आर द सेम, फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। और इस पोएम में जो पोएट है मिस्टर किरकप, वो हमको ऐसे कई सारे तरीके रिमाइंड कराते हैं, बताते हैं, जिनकी वजह से जो हमें बताते हैं कि वी आर ऑल द सेम, कि हम सब एक जैसे हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं। सो आई एम गोइंग टू रिसाइट फर्स्ट स्टैंजा नाउ. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. और इस पोएट में, इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि रिमेंबर, ध्यान रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है। नो कंट्री इज़ फॉरेन, कोई भी देश जो है वो विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, और जिस तरह हमारी बॉडी सांस लेती है, उसी तरह सारी यूनिफॉर्म्स के अंदर, यहाँ पर यूनिफॉर्म्स का मतलब उनकी जो भिन्न भिन्न देशों की मिलिट्री होती है। ठीक है, उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है, लेकिन सबके अंदर होते क्या है, इंसानी। वो यूनिफॉर्म अलग अलग तरह की पहनते हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही तरह के इंसान होते हैं। और बीनीथ माने होते हैं अंडर। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, और हर उन भिन्न भिन्न यूनिफॉर्म्स के पीछे एक ही तरह की बॉडी जो है सांस लेती है, जैसे कि हमारी। द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस, इन विच वी ऑल शैल लाई। और जो ज़मीन है जहाँ पर, जिस पे हमारे भाई बहन चलते हैं, अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस, वो एक ऐसी अर्थ है इन विच वी ऑल शैल लाई, जिस पे एक दिन हम सब मर जाएंगे। ठीक है, इन विच वी ऑल शैल लाई, एक ना एक दिन हम सब मर जाएंगे। तो वो अर्थ जैसे हमारी है, वैसे ही हमारे भाइयों की, जिस पे हम सब चलते हैं। ठीक है, नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। सी द सेकेंड लाइन, बॉडी ब्रीथ्स। ठीक है, देखिए दो जब कंजिक्यूटिव वर्ड एक साथ, कॉन्सोनेंट वर्ड एक साथ आते हैं, देखिए दो वर्ड्स एक साथ आए हैं, बॉडी और ब्रीथ्स, और दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। जब इस टाइप का होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन, जब दो कंजिक्यूटिव लाइन से, मतलब कि दो कॉन्सोनेंट वर्ड साथ में आते हैं, तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंजैबमेंट है, और इंजैबमेंट होता है जब कोई भी लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क के, देखिए फॉरेन के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं लगाए, और यूनिफॉर्म के बाद लगाए। तो जब बिना किसी पंचुएशन मार्क के जब कोई लाइन सेकंड लाइन या आगे थर्ड लाइन में आ जाती है, और तो वहाँ पर इंजैबमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। देखिए फॉरेन के बाद भी कोई कॉमा या फिर कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ब्रीथ्स के बाद भी इंजैबमेंट है, अपॉन के बाद भी इंजैबमेंट है।
ठीक है। और एक इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हमको और दिखाई दे रही है, यूनिफॉर्म्स। ठीक है, यूनिफॉर्म्स, यहाँ पर यूनिफॉर्म में मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है, METAPHOR। और मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जहाँ हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं करते। यहाँ पर हम यूनिफॉर्म का कंपैरिजन मिलिट्री के लोगों से कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। सी द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा, ठीक है। मेटाफर तो आपको क्लियर हो गया कि मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड एज लाइक। ठीक है, जैसे सिमिली अगर होता तो उसमें एज और लाइक उसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन एज और लाइक वर्ड यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जब कंपैरिजन हो रहा हो और एज और लाइक वर्ड यूज़ ना किए गए हों तो वहाँ पर मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। नाउ द सी द सेकंड स्टैंजा। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvest, by vast long winter starve. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. और इस सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है दे मतलब ये फॉरनर्स, जिनको कि हम अपने दिमाग में फॉरनर्स सोचते, विदेशी है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे भी हमारी तरह जानते हैं सूरज को, हवा को और पानी को। क्योंकि नेचर तो ये सबके जो भी जितने भी बाउंड्रीज देता है हमको, वो सबके लिए सेम देता है, वो पक्षपात नहीं करता। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और जब पीस का समय होता है, जब लड़ाई नहीं हो रही होती और हार्वेस्ट होता है फसल, तो वो भी हमारी ही तरह ही आराम से अपनी फसल को खाते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, जब लड़ाई नहीं होती, शांति के समय होता है, तब वो लोग भी अपनी फसल को आराम से खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टॉप, और जब वॉर हो रही होती है, जब लड़ाई हो रही होती है, तो भी लॉन्ग विंटर्स में जैसे लोग भूखे रहते हैं, ठीक है, तो वैसे ही वॉर के समय भी वो भी स्टाफ रहते हैं, वो भी भूखे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि जब लड़ाई होती है तो खाने की कमी हो जाती है, या और विंटर्स में भी हो जाती है, जैसे तो इस तरह वो हमारी तरह वो भी वॉर में और विंटर के समय भूखे रहते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी वैसे ही हैं जैसे हमारे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और जो देयर लाइन्स में मतलब जो उनका कल्चर है, जो उनका लिटरेचर है, उसमें हम पढ़ते हैं कि अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और वो लोग जो हार्ड वर्क करते हैं वो भी हमसे अलग नहीं होता, यानी कि सेम ही होता है। कि कि यहाँ पोएट शॉर्ट में ये कहता है कि नेचर जो है उनको भी सूरज देता है, हवा देता है, पानी देता है, और शांति के समय में वो भी हमारी तरह अपनी फसलों का आनंद लेते हैं। और वॉर के समय और विंटर के समय हमारी तरह वो भी भूखे रहते हैं, उनके भी हमारी तरह हाथ हैं। और उनके लिटरेचर में जो हमने पढ़ा है कि अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर, उनका भी हार्ड वर्क कोई हमसे अलग नहीं, सब सेम है। सी द पोएटिक डिवाइसेस। थर्ड लाइन देखिए, वी रीड, और नो पंचुएशन मार्क इज़ देयर। ठीक है, वी रीड के बाद लाइन ओन पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एंजैबमेंट है, हम पहले भी बता चुके हैं। जहाँ पर कोई लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क के ख़त्म होती है तो, और दूसरी लाइन में मूव कर जाती है, आई मीन टू से कोई लाइन बिना पंचुएशन मार्क के दूसरी लाइन में मूव करती है तो वहाँ पर एंजैबमेंट होता है। अगला देखिए कि यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। जब किसी लाइन में, सेकंड लाइन देखिए, वॉर और विंटर, वाह साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है और रिपीट हो रही है, तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट्स फिगर्स ऑफ स्पीच होती है, CONSONANC, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। वॉवेल हमारे AEIOU को छोड़ के 21 जितने भी ABCD में वर्ड अल्फ़ाबेट बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और जब वो साउंड बार बार रिपीट हो किसी लाइन में तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट्स फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। जब वाह साउंड हो रही, वॉर में वाह, विंटर में वाह, तो वाह साउंड रिपीट हुई तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। और देखिए वॉर और विंटर में कंपैरिजन भी किया कि जिस तरह वॉर में लोग भूखे रहते हैं, खाने की कमी हो जाती है, इस तरह विंटर्स में भी हो जाती है। तो जो है वहाँ पर कंपैरिजन है, लेकिन एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया है कि कंपैरिजन तो है, तो इसलिए मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है। नाउ सी द थर्ड लाइन, थर्ड स्टैंजा आई मीन टू से। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life
दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और इसमें देखिए यहाँ पर पोएट कहता है कि रिमेंबर, ध्यान रखो, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, और उनकी भी हमारी तरह ही आँखें हैं जो कि जागती हैं और या फिर सोती हैं, ठीक है ना, जागती हैं और सोती हैं हमारी तरह, तो वो उनकी भी सेम आँखें हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनकी जो शक्ति है वो प्यार के माध्यम से जीती जा सकती है। एंड स्ट्रेंथ, उनके पास जितनी भी स्ट्रेंथ है, दैट कैन बी वन बाय लव, वो प्यार से जीती जा सकती है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और हर ज़मीन में, हर लैंड में एक कॉमन लाइफ होती है कि सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके पूरी बॉडी स्ट्रक्चर कॉमन होता है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और ये सब चीज़ें समझी जा सकती हैं और रिकॉग्नाइज, पहचानी जा सकती हैं। तो कहने का माध्यम ये है, मतलब ये है कि यहाँ पर पोएट कहता है कि हम सब एक ही हैं, और वो इस तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करने के वेज बता रहा है। सी द पोएटिक डिवाइसेस, इसमें जो है सेकेंड लाइन में स्लीप और स्ट्रेंथ, देखिए सा साउंड रिपीट हुई है, कॉन्सोनेंट है, सा साउंड रिपीट हुई है इस लाइन में, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स फिगर्स ऑफ स्पीच है। और देखिए यहाँ पर कोई भी, सिर्फ अंडरस्टैंड के बाद फुल स्टॉप है और कोई भी पंक्चुएशन मार्क कहीं यूज़ नहीं किया गया है, तो हर लाइन के बाद इंजैबमेंट है, इंजैबमेंट। नाउ सी द फोर्थ स्टैंजा। Fourth stanza, let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. यहाँ पर पोएट बताता है कि let us remember, हमको याद रखना चाहिए कि whenever we are told to hate our brothers, हमसे जब कभी भी ये कहा जाए कि अपने ही ब्रदर्स को, अपने भाई बहनों को हेट करो, ठीक है, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पजेज, बिट्रे, कंडेम। अगर कोई, क्योंकि वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए इस टाइप के झगड़े करवाते हैं और हम लोग से कहा जाता है कि अपने ही भाइयों से लड़ाई करो। तो वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, इट इज़ अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पजेज, बिट्रे और कंडेम। अगर कोई हमसे ऐसा कहता है कि अपने ही भाइयों से हेट करने के लिए, तो वो हम खुद होंगे जो चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं मिलती ना, कई बार तो लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। तो डिप्राइव, डिस्पजेस होता है डिप्राइव, कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, बिट्रे करेंगे, एक दूसरे के संग धोखा करेंगे और कंडेम करेंगे, और जो निंदा करेंगे एक दूसरे की। हम मतलब हम अपने ही भाइयों को या खुद को एक दूसरे से धोखा देंगे, निंदा करेंगे आपस में, और बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स ईच अगेंस्ट ईच अदर, और हम खुद होंगे कि जो एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के विरोध में हथियार उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर कोई ये कहे कि आप अपने ही भाइयों से हेट कीजिए, नफ़रत कीजिए, तो वो हम खुद होंगे जिनको इस तरह का नुकसान होगा, बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, खुद को धोखा देंगे और खुद निंदनीय हो जाएंगे, खुद अपने भाई बहनों की निंदा करेंगे, और हम वो खुद होंगे जो एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठाएंगे। सी द पोएटिक डिवाइसेस, टोल्ड के बाद, ब्रदर्स के बाद कॉमा आया है ना, टोल्ड के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इंजैबमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है, नो पंक्चुएशन मार्क at the end of this line. So enjambment figures of speech is the same is with second line, ourselves के बाद there is no punctuation mark. See the last stanza of this poem. See the last stanza. It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. See the difficult word first, बच्चों, डिफाइल, डिफाइल होता है डर्टी, पॉल्यूट करना, गंदा करना, ठीक है। अवर हेल्स ऑफ फायर, जो वॉर्स के में जो आगजनी होती है लड़ाई में, और उससे जो धुआं निकलता है। आउटरेज होता है ख़त्म करना। द इनोसेंस ऑफ एयर, मतलब एयर की इनोसेंस क्या होती है? प्योरिटी। द इनोसेंस ऑफ एयर का मतलब है प्योरिटी ऑफ एयर, जो शुद्धता होती है हवा की, ठीक है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और पोएट कहता है कि अगर हम उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो हम अपनी जो
अर्थ है, अपनी पृथ्वी है, उसको पॉल्यूट करते हैं, उसको गंदा करते हैं। क्योंकि जब लड़ाई होती है तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ का ब्लड गिरता है, शेड होता है ज़मीन पे, और बहुत सारी मिसाइल और दुनिया भर की हथियारों का प्रयोग होता है, जिससे बहुत एरिया पॉल्यूटेड हो जाता है। अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन। और जो लड़ाई झगड़े में जितनी भी आग जनी होती है हैं, और जो गोले फटते, जब आग निकलती है तो उसके धुएं से, उस डस्ट से पूरी हवा की प्योरिटी जो कि हमारी अपनी है वो ख़राब होती है। आई एम रिपीटिंग, अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन। जो हमारी सब जगह एयर है, उसकी जो हमारी अपनी है वो उसकी प्योरिटी को ख़राब करती है। क्योंकि लड़ाई की वजह से जो भी आग, धुआं और डस्ट होती है वो हमारी एयर की प्योरिटी को ख़राब करती है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। और यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखिए, जब पोएम शुरू हुई थी उसने कहा था नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन, और यहाँ पर वो कह रहा है रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन। और ध्यान रखिए कि कोई भी आदमी जो है विदेश का नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री जो है अजनबी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रमोट कर रहा है। वो कह रहा है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है और सब पूरी पृथ्वी एक है। तो हम किसी को फॉरेनर ना समझें, विदेशी ना समझें कि वो दूसरी लैंग्वेज बोलता है या फिर देखने में उसका लुक डिफरेंट है, तो इस वजह से हम उसको अलग ना समझें। यहाँ पर उसने कई सारे तरीके बताए हैं कि जो हमें बताते हैं कि जिनकी हम सब फाइनली एक हैं। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल पोएम, गो थ्रू विद ऑल द स्टैंजाज एंड सी द पोएटिक डिवाइसेस। देखिए इसमें सेकंड लाइन इनोसेंस के बाद इंजैबमेंट है, देयर इज़ नो पंचुएशन मार्क, एंड रेस्ट इज़ ओके, है ना। तो यहाँ पर इंजैबमेंट है बस। सो गो थ्रू विद दिस पोएम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम जिसकी आजकल की बहुत ज़रूरत है, जबकि इतना सब लड़ाई का माहौल बन रहा है। सो and I have already uploaded question marks and difficult words on the same channel. Thank you so much.